Hello students, today we will discuss the remaining portion of our lesson, the landscape of the soul from class 11th. We have studied in this lesson in our previous video about the European art and the Chinese art, and in this video we will discuss the remaining portion. This concept is expressed as Shen Shui. जो ये हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं चाइनीज़ और यूरोपियन वाला, उसको सेंशुई के नाम से जाना जाता है, लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका अगर शाब्दिक रूप से हम अर्थ निकालते हैं तो उसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. और ये दोनों के दोनों इमेज जो हैं, जो माउंटेन और वाटर है, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डॉएस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डाउ वर्ड जो है वो पढ़ा था. द माउंटेन इज़ यंग. माउंटेन को चाइनीज़ भाषा में जो है वो यंग बोलते हैं. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो हेवन की तरफ वर्टिकली जा रहा है. स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन. जबकि वाटर जो है उसको हम यन के नाम से जानते हैं चाइनीज़ भाषा में, जो कि हॉरिजॉन्टल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट और कूल है. द इंटरेक्शन ऑफ यन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो ही तरह की मिलते हैं हमें, फेमिनाइन और मस्कुलाइन. तो यन को जो है वो फेमिनाइन पार्ट माना गया है और उसका काउंटर पार्ट जो यंग है उसको एक्टिव और मस्कुलाइन माना गया है. इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज़म. डॉइज़म का ये एक फंडामेंटल व्यू है. What is often overlooked is an essential third element. अब इसके अलावा, इन दो एलिमेंट के अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी है, द मिडल वर्ड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. एक बीच का स्थान है जहाँ पर ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. एज वी ऑल नो, बाबा रामदेव जो है प्राणायाम पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो वही वाला ये प्राणायाम है. ब्रेथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट. और तो हमें सांस अंदर लेनी होती है, फिर उसको बनाए रखना होता है अंदर, और फिर उस सांस को छोड़ देना होता है. द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ वर्ड वेयर द मेडिटेशन अकर्स. और जहाँ पर हम इस ब्रेथ को अपनी को रिटेन कर कर रखते हैं, वहीं से हमारा मेडिटेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है. द मिडल वर्ड इज़ असेंशियल. जो ये बीच का जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है, यानी जो सस्टेन करे रखता है हमारी सांस को. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. कुछ नहीं हो सकता इसके बिना. Hence, the importance of white unpainted space in a Chinese landscape. तो यहाँ पे चाइनीज़ लैंडस्केप के बारे में बताया कि भाई अनपेंटेड स्पेस जो मिलता है वो वाइट होता है, और वही इम्पोर्टेंस जो है, जितना इम्पोर्टेंस ये मिडल वर्ड जो रखता है उतनी ही इम्पोर्टेंस ये सारी चीज़ें चाइनीज़ लैंडस्केप में भी रखते हैं. देयर इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. अब इन सभी के बीच में एक मैन है, जो इनका हम आदमी हैं जिन लोगों का एक फंडामेंटल रोल होता है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और हेवन और अर्थ के बीच में ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. तो दोनों के दोनों पोल्स पर, यंग और येन पर, दोनों पोल्स पर जो है हम एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं. हिज प्रेजेंस इज असेंशियल. और हमारी प्रेजेंस जो है वो असेंशियल है, इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स. हालांकि भले ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खो गई है. ही इज़ इन फ्रेंकोइज चंग वंडरफुल एक्सप्रेशन. और इन सारी चीज़ों को जो एक फ्रेंकोइज चंग थे उन्होंने वंडरफुल एक्सप्रेस किया है. इन्होंने क्या बोला है? द आई ऑफ द लैंडस्केप. इस जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अर्थ और हेवन और अर्थ के बीच में, इस चीज़ को ही सारे को उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्दों में बोला है, द आई ऑफ द लैंडस्केप. हेयर वी कंक्लूड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. और अब हम जो है आउटसाइडर आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन्स दुबफट mooted the concept of art but Bruth
इन 1940s। अब एक फ्रेंच के पेंटर थे जीन दुबेफट, और उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला आर्ट ब्रूट को, जो कि कब निकाला था? 1940s में। द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी। अब ये आर्ट ब्रूट जो वो क्या होता था, वो एक ऐसा चीज़ होती थी कि जिन लोगों ने कोई आज तक कोई डिप्लोमा नहीं करी है, जिनको कोई भी ड्राइंग के बारे में या पेंटिंग के बारे में कोई भी स्किल हासिल नहीं है, और फिर भी उनके अंदर एक अंदर से ही कुछ उनको मिलता है जिससे कि वो पूरे की पूरे मोटिवेटेड होते हैं और वो कुछ भी रचना जो है क्रिएट कर देते हैं। तो अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो बेसिकली यही बात बोलते हैं फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग। वेल्ड का मतलब छुपे हुए, बिगनिंग में ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इतना ज़्यादा लोगों के सजग नहीं थे, लोग इनके बारे में इतना नहीं जानते थे, जिसको हम आउटसाइडर आर्ट भी बोलेंगे, आर्ट ब्रूट भी बोलेंगे, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और ये अब जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बन चुका है आउटसाइडर आर्ट। दिस genre is described as the art of those who have no right। ये जो genre है, जो हमारा आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रूट जो हम इसको बोलते हैं, एक तरह से रॉ बोल सकते हैं हम, रॉ पेंटिंग जिसको हम बोल सकते हैं। टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ये उन सारे जनरे के, उन सारी क्लास के बारे में बताते हैं जो कौन से आर्टिस्ट होते हैं जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आज तक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को शो किया है, बिकॉज उनके इंसाइट यानी उनके माइंड के अंदर कहीं ना कोई इमेज थी जिसको उन्होंने पेंटिंग के थ्रू सबके सामने लेकर आया है। देयर वर्क आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। मेन स्ट्रीम ऑफरिंग का मतलब है जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं इस चीज़ में, जिन्होंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली रखी होती है, तो जिनको बेसिक से और हायर तक नॉलेज होती है उस बारे में, तो उनका बिल्कुल कंट्रास्ट करते हैं। अराउंड द टाइम डुबुफट वॉज propounding his concept, जब इन्होंने ये अपना कंसेप्ट को पूरा का पूरा प्रोफाउंड कर रहे थे इन इंडिया, एंड अनट्यूटर जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। एक अनट्यूटर यानी एक जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो है एक पैराडाइज बना रहा था इंडिया के अंदर। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन। और उसने बहुत सालों पहले से ही जो जंगल थे उसको साफ़ करना शुरू करा अपने आप से ही। और जैसा कि आपको ये इमेज में अब दिखाई देगा, उसने स्टोन से और रिसाइकिल्ड मटेरियल से उसने ये सारे जंगल को साफ़ करा, और इस तरीके के उसने जो शेप्स जो है वो वहाँ पर क्रिएट कर दी, जिसको हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। चंडीगढ़ में ये लोकेटेड है। तो ये जो रॉक गार्डन बनाया है वो नेक चंद जी ने बनाया है। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर। ये 80 साल के तो 2005 में थे, क्योंकि ये 2005 का है। एक बात कही हुई एक न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुई थी, ये आर्टिकल के रूप में, ये वाली बातें आउटसाइडर आर्ट वाली। तो अब तो वो 95 प्लस के आसपास होंगे। तो वो नेकचंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। अब उनको जो है इंडिया के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर में से गिना जाता है, जो कि आउटसाइडर आर्ट में उन्होंने काम किया। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nekchand and his rock garden sculpture वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। तो ये जो यूके बेस्ड एक मैगज़ीन थी रॉ विज़न के नाम से, तो उन्होंने जो है ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल बनाया था कि वुमेन बाय द वाटरफॉल, जो एनिवर्सरी थी उस मैगज़ीन की, तो उसका एक कवर पेज बनकर आया था। द नोशन आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, हमने इसका थर्ड नाम भी पढ़ा था, जिसको हमने किस नाम से जाना था, जिसमें हमने आर्ट ब्रूट बोला था और हमने बोला था
जिसमें आउटसाइडर आर्ट, और थर्ड नाम जो इसका निकल कर आया है वो आया रॉ आर्ट। तो इसको जो है वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्डेड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, उनको अब जाना जाने लगा है कि रॉ स्टेट से ही इन्होंने, बिल्कुल कच्ची चीज़ों से ही इन्होंने जो है, कच्चे माल से ही किस तरीके से एक कल्चरल और एक आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है लोगों पर छोड़ा है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टेंट टू अ सिंक टू ब्रोकन डाउन अ कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कुछ भी ऐसा टूटा फूटा, चाहे वो टूटी हुई कार से ही क्यों ना हो, वो मटेरियल जो है वो वर्क ऑफ आर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, जो ये सारी चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि उन्होंने जो है अपना इस रॉक गार्डन के लिए रिसाइकिल्ड मटेरियल और स्टोन्स का ही सिर्फ यूज़ किया हुआ है चंडीगढ़ में, जो रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने हाइट्स पर तो ले ही गए थे। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट्स एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी of the differences a single man can make when he lives his dream। तो इसने ये साबित कर दिया था कि एक अकेला इंसान भी अगर वो अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकता है, वो बहुत कुछ बदल सकता है। द स्विस कमीशन ऑफ यूएनएसओ UNESCO will be honoring him by the way of a European एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। तो इनको नवाजा भी गया था स्विस कमीशन के द्वारा। द 5 month इंटरैक्टिव शो, एक 5 महीने का शो भी चले थे इन पर, रियलम ऑफ नेकचंद, जिसमें रियलम ऑफ नेकचंद के बारे में था। जो ये शो जो चल रहा था ये कहाँ से था, ये अक्टूबर में शुरू हुआ था, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम को, काफ़ी बड़े बड़े कंट्री के म्यूज़ियम में ये हुआ था, ये जो इंटरैक्टिव शो था। जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, और ये 2005 की है, तो ये अब तक तो हो भी चुके होंगे, लेकिन ये न्यूज़पेपर की बात है तो उस टाइम ये होने वाले थे। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, एक बिगेस्ट रिवॉर्ड था जो गार्डन के थ्रू आ रहा था, एंड सीइंग, और ये देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन। और जो लोग भी उस रॉक गार्डन में देखने के लिए आते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते थे। ये शब्द जो हैं नेकचंद जी के थे। तो ये बृंदा सूरी का एक आर्टिकल था जो हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को पब्लिश हुआ था। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।